आपके सामने क्वेश्चन नंबर 144 है। ये क्वेश्चन एक बार आप देखो, ठीक है, और बताओ मुझे इनमें से कौन सा आपका राइट आंसर है। ठीक है, मैं एक बार देखता हूँ कौन कौन सा आंसर आपने दिया है। 1 सेकंड। बहुत बच्चों ने आंसर नहीं दिया है, कुछ बच्चों ने। ओके, चलिए इससे सॉल्व कर रहे हैं, जल्दी से आ जाइए। ठीक है, एक बार मैं आपको आंसर ऐसे नहीं बताऊंगा, एक बार आपको मैं पूरी तरीके से समझाता हूँ कि क्या क्या वो हर एक ऑप्शन बोल रहा है और उसके अकॉर्डिंग मैं आपको आंसर बताऊंगा। पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है? पहली बात, यहाँ पे नॉट इनकरेक्ट लिखा हुआ है, तो इस पे बहुत बच्चे गलती करेंगे और वो लोग इसको इनकरेक्ट या करेक्ट या कुछ देर कंफ्यूजन में टाइम को स्पेंड कर देंगे, ये होगा। तो ऐसा कभी भी लिखा मिले ना, चाहे वो बोर्ड में लिखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बोर्ड में लिखा रहेगा तो तुम्हारे लिए बहुत गड़बड़ होने वाली है। तो ऐसे कंडीशन में तुरंत उसे अंडरलाइन करो और करेक्ट लिख दो, वहाँ पे झमेला ही खत्म, जो टेंशन है ना वही खत्म हो जाएगा। नॉट इनकरेक्ट का मतलब सीधे करेक्ट लिखो और आगे बढ़ो। ठीक है, तो कहने का मतलब इनमें से कौन से स्टेटमेंट सब करेक्ट है वो देखो। सबसे पहले आपके सामने तीनों ग्राफ है, इन तीनों ग्राफ का आपको नेम वाइज आपको पता है कि क्या नेम होता है। ठीक है, नेम होते हैं सबसे पहले आपको पता ही है, सबसे ऊपर वाला जो है वो स्टेबलाइजिंग है, सेकंड वाला जो डायरेक्शनल है और थर्ड वाला जो है वो डिसरप्टिव है। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों जो नेम है वो आपको याद रखने हैं। पहला जो ग्राफ ए है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है देखते हैं। जेनेटिक डाइवर्सिटी डिक्रीजेस विद टाइम, क्या ये सही स्टेटमेंट है अकॉर्डिंग टू यू? ट्रू और फॉल्स? ट्रू और फॉल्स? चलिए, ये ट्रू स्टेटमेंट है, ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। कैसे देखो, जेनेटिक डाइवर्सिटी डिक्रीजेस विद टाइम, कहने का मतलब क्या हुआ कि आपका ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है ऊपर में, क्या वो ग्राफ टाइम टू टाइम नैरो होता चला जाएगा? क्या वो ग्राफ टाइम टू टाइम नैरो होता चला जाएगा? और नैरो होने का मतलब क्या है? वहां पे मोर नंबर ऑफ स्पीसीज या लेस नंबर ऑफ स्पीसीज? मोर और लेस, आई मीन डाइवर्सिटी के रिस्पेक्ट में, मतलब वहां पे अलग अलग प्रजातियां की और भी बहुत लोग मिलेंगे या फिर कम होंगे नंबर उनका? ऑब्वियसली लेस नंबर ऑफ स्पीसीज विद रिस्पेक्ट टू डाइवर्सिटी, तो हम बोलेंगे यहाँ पे नंबर की नहीं डाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं, तो वो कम होगा। और कम होने की वजह से क्या हो जाएगा, हम कहेंगे कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जेनेटिक डाइवर्सिटी जो है डिक्रीजेस विद टाइम, और आपको पता है जेनेटिक डाइवर्सिटी कहने का मतलब हुआ कि जितने भी लोग उस पर्टिकुलर स्पीसीज में आएंगे उनमें से कुछ पर्टिकुलर सिलेक्ट होंगे। जैसे कि मैं बोलूं कि कोई भी मान लो, जैसे कि जिराफ का सिलेक्शन हो गया या फिर कोई भी और का, तो इसमें क्या हुआ, एक बेसिकली जो जिराफ का तो खैर सेकंड वाला चला जाएगा, लेकिन कोई भी इसका एग्जांपल आप उठा लो जो कि आपको पता है। जैसे कि मैंने बताया है कि वेट ऑफ न्यूबॉर्न बेबी, अगर ज्यादा वेट हो तो भी दिक्कत है, लेस वेट हो तो भी दिक्कत है। अगर कम मतलब कि एवरेज वेट वाले बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये है कि यहाँ पे जो डाइवर्सिटी है, यानी कि ज्यादा कम बहुत कम, इनके बीच की डाइवर्सिटी खत्म हो रही है और सिर्फ बीच वाला ही आगे निकल रहा है, तो बोलेंगे बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट है ग्राफ बी। इन दिस टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन एलील फ्रीक्वेंसी कंटिन्यूअसली शिफ्ट इन वन डायरेक्शन। बताइए, इज इट ट्रू और फॉल्स? इज इट ट्रू और फॉल्स? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्टेटमेंट, ग्राफ नंबर सी रिप्रेजेंट एलोपैथिक स्पेसिएशन। अगर आपको याद है तो आप मुझे बताओ ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा? इज इट ट्रू और फॉल्स? रिप्रेजेंट एलोपैथिक स्पेसिएशन, ये एलोपैथिक स्पेसिएशन नहीं होता बच्चे, सिम्पैथिक एसोसिएशन स्पेसिएशन ही होता है। यानी कि एक ही जगह पे दो अलग अलग फॉर्म के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मिलते हैं, तब हम बोलेंगे इसको ये पर्टिकुलरली सिम्पैथिक होगा। एक ही जगह पे दो अलग अलग लोग मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये हुआ एग्जांपल। अगर बोलोगे सर एग्जांपल बता दी तो मैं बोलूंगा डार्विन फिंचेस। डार्विन फिंचेस जो है वो एक ही पर्टिकुलर आइलैंड में अलग अलग बीक के साथ में, यानी कि उनका जो चोंच था वो अलग अलग टाइप का होता था, तो मैं इसको बोलूंगा कि ये सिम्पैथिक में जाएगा। और लास्ट है मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, कौन सा है? बी वाला, जो मोस्ट कॉमन टाइप का है वो ग्राफ बी बता रहा है। मुझे बताइए, डार्विन फिंचेस एलोपैट्रिक का एग्जांपल ऐसा बोल रहे हो? 1 सेकंड, एलोपैट्रिक का तो नहीं, 1 सेकंड रुक जाओ। एक्चुअली वहां पे 20 टाइप्स ऑफ आइलैंड थे, तो हाँ ये एलोपैट्रिक का एग्जांपल भी कह सकते हैं। एलोपैट्रिक आइलैंड लेकिन कंप्लीटली बोलेंगे। 1 सेकंड, उस एग्जांपल में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, थोड़ी देर में बताता हूँ आपको। ठीक है, थोड़ी देर में थोड़ा मैं सोचता हूँ उसके बाद उसको बताता हूँ। तो क्या है यहाँ पे एलोपैट्रिक स्पेसिएशन के बारे में थर्ड वाला बोल रहा था। ठीक है, थर्ड वाला रिप्रेजेंट एलोपैट्रिक स्पेसिएशन, वहां पे बता रहे थे सिम्पैथिक होना चाहिए, क्योंकि एक ही जगह पे दो बेसिकली शो करते हैं, दो ग्राफ शो करते हैं, और ये सभी के सभी एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन की बात हो रही है, तो यहाँ सिम्पैथिक जाना चाहिए, एलोपैट्रिक नहीं जाना चाहिए। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन कौन है, तो बोलेंगे बी वाला। ठीक है, मुझे बताओ ये सही है या गलत है? मतलब आप मोस्ट कॉमनली जो देखते हो वो कैसा आपको दिखता है नेचर में, डायरेक्शनल, डिसरप्टिव या स्टेबलाइजिंग? एग्जांपल सोच करके देख लो एक बार। बिल्कुल ट्रू है। ठीक है, आप देखो जितने भी इवोल्यूशन होते हैं वो कहीं ना कहीं से स्टार्ट होते हैं, वो कहीं ना कहीं से स्टार्ट होते हैं और एक डायरेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि समझो हम किधर से चले थे, मंकी से चले थे, किधर बन गए, इंसान बन गए। ठीक है ना, वो पैरेलल इवोल्यूशन है, वो अलग चीज है। लेकिन आप देखो तो हमारा ओरिजिन कहीं से हुआ, तो हम कहीं एक डायरेक्शन को सेट करके चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं जी। क्या बोलते हैं, नेक ऑफ जिराफ, जो कि मोस्ट कॉमन एग्जांपल था डार्विन और लेमार्क दोनों का। क्या हुआ, छोटे गर्दन से बड़े गर्दन की तरफ, छोटे नेक से बड़े नेक की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं। हर जगह पे मैक्सिमम जगह पे डायरेक्शनल ही मिलता है, तो बोलेंगे हाँ ये जो बी है वो मोस्ट कॉमन टाइप है, तो बोलेंगे ये भी ट्रू हुआ। ठीक है, तो मुझे बता टोटल कितने ट्रू हो गए? वो डार्विन वाला फिंचेस वाला मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, उसको मैं थोड़ी देर में बताता हूँ। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन अभी आएंगे उसमें बेस्ड, तो अपने आप क्लियर हो जाएगा। तो 3 स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। कौन कौन से? पहले वाले, दूसरा वाला और लास्ट वाला। तो हम बोलेंगे इसका राइट आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन।
इसका राइट आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन। एक बार देख लेते हैं किन बच्चों ने फोर्थ आंसर किया था। 1 सेकेंड। चलिए, बंसरी, साक्षी, ध्रुव, जिज्ञासा, रिची, खुशी, वैश्वी, साक्षी, हार्दी, मिस्टी, शिवम, और कोई है? और तो कोई नहीं दिख रहा। प्रांजल, तुमने भी आंसर किया था? करेक्ट और इनकरेक्ट तुमने लिखा तो है, उससे पहले तुम्हारा आंसर कहीं दिख नहीं रहा मुझे। चलिए, नॉट इनकरेक्ट का मतलब करेक्ट होता है। अगर तुम ये पूछना चाह रही हो तो वो तो क्लियर है, ठीक है। नॉट इनकरेक्ट का मतलब कौन सा गलत नहीं है, गलत नहीं का मतलब कौन सा सही है, ठीक है। क्लियर है? डाउट है इस क्वेश्चन में किसी को भी? एक भी बच्चे को डाउट है? हम्म। चलिए, सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डाउट होगा तो बोल देना एक बार मुझे। थर्ड ऑप्शन फिर से समझाओ। 1 मिनट, थोड़ा सा जल्दी बोला करो। थर्ड ऑप्शन, ठीक है। थर्ड ऑप्शन में आते हैं। क्या है थर्ड ऑप्शन में? रिप्रेजेंट एलोपैथिक स्पेसिएशन। एलोपैथिक स्पेसिएशन का मतलब क्या होता है कि एक ही स्पीसीज अलग अलग जगह जाकर के इवोल्यूशन कर लेती है, तो हम इसको कहते हैं अलग अलग स्पीसीज का फॉर्म कर लेती है, तो हम इसे कहते हैं कि अलग अलग जगह पे एक ही कॉमन एंसेस्ट्री वाले का दो फॉर्म डेवलप हुआ है, तो हम इसको कहते हैं एलोपैथिक स्पेसिएशन। लेकिन आपको पता है ये हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल जो है वो पॉपुलेशन की बात करता है, और पॉपुलेशन की बात करेंगे तो एक ही पॉपुलेशन के दो पार्ट बच चुके हैं। जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था सेल कॉइलिंग इन मोलस्क, ठीक है। मोलस्क में जो सेल कॉइलिंग होती है राइट हैंडेड एंड लेफ्ट हैंडेड फैशन में, तो वो कोई अलग अलग जगह पे नहीं हो रही, एक ही जगह पे हो रही है, लेकिन वो लोग अलग अलग खुद में हो जाते हैं। एक ही पॉपुलेशन में दो दो फॉर्म, तो बोलेंगे इसको सिम्पैथिक एसोसिएशन, जो कि यहाँ सामने में तुम्हारा दिख रहा है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि एलोपैथिक स्पेसिएशन। क्लियर है? वही तो बोल रहा हूँ, वो तो डिस्ट्रक्टिव होता है ना, वही तो बोल रहा हूँ। थर्ड वाला क्या डिस्ट्रक्टिव ही तो है, थर्ड वाला डिस्ट्रक्टिव ही तो है, और वही चीज मैं बता भी रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये एलोपैथिक रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन हम बोलेंगे नहीं, सिम्पैथिक कर रहा है। एक ही जगह पे हो रहा है ना, एक ही पॉपुलेशन में हो रहा है ना। सोच के देखो एक बार। स्टिल डाउट होगा तो अभी बहुत टाइम है हमारे पास, आप दोबारा बोल देना कि सर नहीं वो वाला स्टिल समझ में नहीं आया, तो मैं दोबारा बताऊंगा, ठीक है। चलिए सर, हम नीट के पेपर में नहीं समझा। 1 सेकंड, क्या है आदि? हम नीट में पेपर में लिख सकते हैं। देखो वैसे तो लिख सकते हो, पेंसिल से लिखना, दिक्कत ज्यादा ना हो, क्योंकि उसमें लिखा तो रहता है इंस्ट्रक्शन में कि आप पेंसिल मतलब कि यूज नहीं कर सकते हो आप बेसिकली कोई भी ये चीज, बट आप यूज करो, कोई ऐसा खास दिक्कत नहीं आती है। मतलब कि किसी बच्चे को आज तक दिक्कत तो नहीं आई कि वो पेंसिल से एलिमिनेट कर रहा है और लिख रहा है तो कोई दिक्कत आएगी। बट ये है कि जब चीट वेट कर रहे हैं ना, तो लोग इसके हेल्प से करते हैं चीट की, हाँ वो जैसे पहले होता था क्वेश्चन पेपर एक्सचेंज कर करके, लेकिन अभी तो इतना अलग अलग सेट आता है क्वेश्चन का कि आप पेपर भी एक्सचेंज नहीं कर सकते, तो कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से उस पर लिखो, और ऑफलाइन मोड में इन सब चीजों का फायदा होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 111। क्वेश्चन नंबर 111, 30 सेकंड है आपके पास। जल्दी से। ये रेप्लिका प्लेटिंग टेक्निक, लेडरबर्ग रेप्लिका प्लेटिंग टेक्निक, ये वही वाला है, ठीक है। प्रांजल क्या लिखा है तुमने? 211 मतलब नहीं समझा मैं। 211 क्या है? 111 का 2 लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो? अच्छा ऐसा। चलो, तो इसका राइट आंसर जो है, जल्दी से जल्दी से जल्दी, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। हाँ वो 113 वाला डाउट वाला था ना, जो मैंने तुम्हें बताया था। 1 मिनट के लिए मैं रुक रहा हूँ थोड़ा सा। 113 वाला मुझे याद आया, और मैंने उस टाइम में जब इसे सिलेक्ट करा था तब भी मैंने याद किया था कि ये वाला क्वेश्चन कहीं पे हमने देखा था, फिंगर टिप में ट्रूमेंस में कहीं क्वेश्चन था ना, 113 वाला। मैंने ढूंढा, ऐसा मुझे मिला नहीं, हो सकता है मैं बहुत ही फास्ट ढूंढ रहा था तो मुझे मिला नहीं। ट्रूमेंस में नहीं था, और उस टाइम पे आंसर कुछ दूसरा गया था इसका, दैट हॉर्स एंड एसेस आर टू पॉपुलेशन, ऐसा कुछ था शायद आंसर, पता नहीं मुझे क्या आंसर क्या था इसका। ट्रूमेंस में आंसर क्या था? थर्ड था ना, ऐसा कुछ था ना। चलिए, तो इसका अगेन प्रूफ है कि इसका राइट आंसर जो है वो फर्स्ट ऑप्शन है, ठीक है। म्यूल इज नॉट अ स्पीसीज, मैंने उस टाइम भी बताया था तुम्हें, तो वही चीज है, म्यूल कोई स्पीसीज ही नहीं होता है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर 113 का 1 होगा, ठीक है। ये पहले भी था, आपको उससे पहले बन जाता। चलिए अगेन 111 पे आ जाते हैं। राइट आंसर बताइए जल्दी से, सब कोई, बाकी लोग जिन्होंने आंसर नहीं किया है, जल्दी से।
चलिए, सो द राइट आंसर ऑफ रेप्लिका प्लेटिंग एक्सपेरिमेंट इज फर्स्ट ऑप्शन। पहला आंसर प्री एडेप्टिव म्यूटेशन जो है वो करेक्ट है, बाकी सब इनकरेक्ट है। क्यों? तो बोलेंगे देखो, रेप्लिका प्लेटिंग टेक्निक में दो चीजें थी, एक था रेजिस्टेंट और एक था सेंसिटिव। याद आ रहा है? याद आ रहा है? जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि मॉर्टिन के बहुत सारे वेराइटीज आ गए हैं और उसके बिहाफ पे क्या है कि आपको मतलब जो आपका माहौल है, जो आपका मौसम है, जो आपके आसपास का एनवायरनमेंट है, उसके चेंज होने से पहले खुद चेंज हो जाओ। अगर उसने चेंज किया ना तो मारे जाओगे। क्या मतलब है कि हर एक पॉपुलेशन में कुछ रेजिस्टेंट और कुछ सेंसिटिव होते हैं। जिसके अकॉर्डिंग एनवायरनमेंट चेंज करेगा उसको फायदा हो जाएगा, अदरवाइज को लॉस हो जाएगा। ठीक है, जैसे आपने देखा कि ब्लैक पेपर्ड मॉथ और जो लाइट पेपर्ड मॉथ है उसमें वो लोग एनवायरनमेंट के चेंज होने के बाद अपने आप को चेंज नहीं किया। अगर चेंज वैसा करते ना तो हर एक सिलेक्ट होता, लेकिन क्या है, पहले से ही सिलेक्टेड थे, पहले से ही सिलेक्टेड थे। और जैसे वो माहौल चेंज हुआ, जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, वैसे ही जो अच्छा वाला था वो सिलेक्ट हुआ, जो खराब वाला था वो रिजेक्ट हुआ। तो हम बोलेंगे प्री एडेप्टिव म्यूटेशन, यानी कि पहले से ही अडेप्ट कर जाओ, और ये होता है बेसिकली म्यूटेशन की वजह से। तो इसका राइट आंसर जो है वो होगा प्री एडेप्टिव म्यूटेशन। कोई डाउट है तो बोलिए अपना डाउट। चलिए जल्दी से। चलिए, क्वेश्चन नंबर 112, क्वेश्चन नंबर 112। मेरे आसपास में शोर बहुत ज्यादा हो रहा है, अनोइंग कर देते हैं लोग, दिमाग खराब। घर बना रहे हैं ठीक है, लेकिन 24 आवर। चलिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 112 पे आ जाओ। किसी को भी डाउट रहेगा ना किसी क्वेश्चन में कि नहीं सर मेरे अकॉर्डिंग ये जाना चाहिए, बिकॉज हो सकता है कुछ में हो, तो आप उसको आराम से क्वेश्चन को सेव कर लो, आप आसानी से उस पर रिसर्च करो, देखो उस चीज को कि हाँ क्या कहना चाहता है। बिकॉज अल्टीमेटली हमारा जो एम है, हमारा जो गोल है वो है कि हम कंसेप्ट को सीखें। आप अगर यहाँ पे 4 क्वेश्चन करेक्ट करोगे, एक इनकरेक्ट करोगे, तो कोई कुछ खास लेने जाने को है नहीं, कोई आपको अवार्ड नहीं मिल रहा। लेकिन हाँ, आप रियल अवार्ड लेने के लिए एक्सपेरिमेंट करो। एक्सपेरिमेंट जितना ज्यादा करोगे उतना बेटर होगा। ठीक है, चलिए सो नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 112 पे आ जाओ जल्दी से। टाइमिंग का खास ध्यान रखो, जल्दी से 112। A species split into two or more group and these group occupy the different ecological zone। अलग अलग जोन में ही चलेगा। इकोलॉजिकल का मतलब होता है स्पेस, है ना, एरिया। अगर अलग अलग जोन में चले गए हैं तो दिस इज नोन एज, चलिए जल्दी से बताइए, एलोपेट्रिक, सिम्पेट्रिक, ट्रांसफॉर्मेशन, स्पेसिएशन या म्यूटेशन। टिक किए पे मत जाना, ठीक है, टिक किया हुआ गलत भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि टिक किया हुआ से तो आंसर तो मिलेगी हमें, वो नहीं, गलत भी हो सकता है वो। चलिए जल्दी से जल्दी से जल्दी से सभी बच्चे पार्टिसिपेट करें, ठीक है। अगर मैं देखूंगा किसी को कि बार बार वो आंसर नहीं कर रहा है, मैं सीधे रिमूव कर दूंगा, पूछूंगा भी नहीं उससे। और ऐसा मत सोचना कि मुझे पता नहीं चलता, आसानी से पता चलता है मुझे कौन आंसर कर रहा है नहीं कर रहा है। चलिए, तो इसका राइट आंसर जो है वो होगा एलोपेट्रिक स्पेसिएशन। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट वन, ठीक है। तो ये हुआ, थर्ड वाला तो डिस्कस हो ही गया है। चलिए नेक्स्ट है इसके बाद में, 1 मिनट। वन 162 नंबर बताइए जल्दी से। वन 162 नंबर। चलिए 30 सेकंड्स ओवर होने वाला है, जल्दी से बताओ। डेवलपमेंट ऑफ सिमिलर ट्रेट इन रिलेटेड बट डिस्टिंक्ट स्पीसीज डिसेंडिंग फ्रॉम सेम एंसेस्टर इज कॉल्ड। क्या होगा? सोच के अंजादी आंसर मत दिया करो, कुछ भी आंसर मत दिया करो। चलिए कौन कौन करेक्ट है मैं एक बार बता देता हूँ। वृष्टि राइट आंसर बच्चे, और मिस्टी राइट आंसर है, और आई थिंक किसी का राइट आंसर नहीं है। राइट आंसर नहीं है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो ना एक बार। अच्छी क्वेश्चन है ये, मैंने सिलेक्ट किए हैं तो कोई फालतू क्वेश्चन नहीं होगा, ठीक है ना। बहुत सारे क्वेश्चन मेरे पास पड़े हुए हैं, लेकिन मैं सिलेक्टेड क्वेश्चन आपके पास लेकर आ रहा हूँ, तो समझो उस चीज को। चलिए फिर से मौका दे रहा हूँ 15 सेकंड का, जल्दी से। चलिए द राइट आंसर इज, चलो मैं एक बार बताता हूँ, आंसर बाद में बताऊंगा, पहले समझो। श्रेया रॉन्ग आंसर, व्रज रॉन्ग आंसर। क्या है देखो, डेवलपमेंट ऑफ सिमिलर ट्रेट इन रिलेटेड। साक्षी राइट आंसर, डेवलपमेंट ऑफ सिमिलर ट्रेट यानी कि सिमिलर कैरेक्टर इन रिलेटेड, ठीक है, बट डिस्टिंक्ट स्पीसीज, बट डिस्टिंक्ट स्पीसीज डिसेंडिंग फ्रॉम द सेम एंसेस्टर। यहाँ पे बस सिंपली इतना बोलना चाह रहा है, ओरिजिन कॉमन है बट फंक्शन धीरे धीरे करके डिफरेंट ही होता चला जा रहा है।
और वो एक नई स्पीशीज को फॉर्म कर सकता है, ठीक है। तो बोलेंगे कि इसका ओरिजिन सिमिलर है और फंक्शन डिफरेंट है। मुझे बता दो तो क्या होगा, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, पैरेलल, प्रोग्रेसिव, रेट्रोग्रेसिव, क्या होगा आंसर बता दो मुझे। लैंग्वेज का कमाल है, लैंग्वेज को पढ़ो ना, क्या यही सेम बात नहीं बोल रहा? सोच के देखो एक बार, बोलो कि नहीं बोल रहा सर, ऐसा दूसरा कुछ बोल रहा है ये, सेम बात बोल रहा है आपको। डेवलपमेंट ऑफ सिमिलर ट्रेड, सेम नहीं सिमिलर ट्रेड इन रिलेटेड बट डिस्टिंक्ट स्पीशीज, जो अलग अलग स्पीशीज है उनको फॉलो अप कर रहा है ये विद द सेम एंसेस्टर, एंसेस्टर इसके बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो बोलेंगे हम लोग यहाँ पे कि इसका क्या है, डिस्टिंक्ट स्पीशीज है। डिस्टिंक्ट वर्ड को अंडरलाइन कर लो, डिस्टिंक्ट वर्ड तो तुम्हें दिख रहा है ना, सिमिलर ट्रेड ठीक है, लेकिन डिस्टिंक्ट स्पीशीज, अलग अलग स्पीशीज, बहुत दूर दूर के स्पीशीज है, ठीक है। यहाँ पे ये नहीं कि मंकी और हम बात करेंगे इंसान की, बहुत दूर दूर के स्पीशीज है ये, और इन स्पीशीज के बीच में कॉमन एंसेस्ट्री है। और अब बताओ कि वो क्या होगा। और ऐसे भी पैरेलल इवोल्यूशन में देखने को बहुत कम मिलता है, मैंने जो एक दो एग्जांपल बताया ना उन्हीं में मिलता है, बाकी हर जगह पे मैक्सिमम क्या होता है, वो दूर होते होते इतने दूर चले जाते हैं कि उनको पैरेलल इवोल्यूशन बोलना भी कंसिडर नहीं किया जाता है। चलिए जल्दी से बताइए। सो द राइट आंसर इज डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, ठीक है। कॉमन एंसेस्ट्री है बट इनका जो ट्रेड या कैरेक्टरिस्टिक आ रहा है ना, वो धीरे धीरे डिस्टिंक्ट स्पीशीज को फॉलो करता हुआ जा रहा है, मतलब बहुत ही दूर दूर निकलते हुए जा रहे हैं, ठीक है। आज भी हमारा जीनस जो है वो एप से मिलता है, आज भी हमारा जो जीनस है और हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक है वो हमारे एप से बहुत ज्यादा मिलते हैं, क्योंकि वो हमारे साथ साथ ही चलता आ रहा है। पैरेलल अलग चीज होती है और डाइवर्जेंस अलग चीज होती है। डाइवर्जेंस और पैरेलल में दोनों में कॉमन एंसेस्ट्री होगी नो डाउट, लेकिन एक है कि बिल्कुल ही डाइवर्स होता जा रहा है और एक है कि उतना नहीं, हमारे पैरेलल चलता है। आज हम एज ऑफ नाउ 2020 में बोल रहे हैं कि चिंपैंजी का और हमारा क्रोमोसोम चेक कर लो, 99% सिमिलैरिटी मिलेगी। ए बी और ब्लड ग्रुपिंग उसके पास भी मिलता है, हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर चेक कर लो तो सब कुछ सेम मिल रहा है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग बोलेंगे यहाँ पे, वन सेकंड, क्या बोला है, रिलेटेड बट डिस्टिंक्ट लिखा है, वही तो मैं बोल रहा हूँ, रिलेटेड बट डिस्टिंक्ट लिखा है, मतलब उनमें कुछ तो रिलेशन होगा ही, कुछ तो रिलेशन होगा ही। जैसे मैं बोलूंगा फिश और एम्फीबियन में कुछ तो रिलेशन है, लेकिन बहुत ही डिफरेंट, बहुत ही डिस्टिंक्ट हो गए स्पीशीज। दैट्स व्हाई अगर वो डिस्टिंक्ट टर्म नहीं लिखता ना, अगर वो डिस्टिंक्ट टर्म नहीं लिखता, बस इतना लिखता कि डेवलपमेंट ऑफ सिमिलर ट्रेट इन रिलेटेड एंड फॉर्म अ नियर बाय स्पीशीज या ऐसा कुछ, तो हम कह सकते थे कि पैरेलल है। वन सेकंड, चलिए ओके, ठीक है। तो एक बार खुशी सेंड करना मुझे, जहाँ पे तुमने देखा है वो वाला सेंड करना मुझे एक बार, अभी देख लेते। एज सच डिस्टिंक्ट स्पीशीज की वजह से, ये क्वेश्चन मैंने किया हुआ था पहले भी, मुझे आया था इसमें, मैंने भी इसको पैरेलल इवोल्यूशन किया था, बट इसका आंसर राइट आंसर डाइवर्जेंट इवोल्यूशन ही गया था, और मैंने भी सेम ही रखे थे, बट रिलेटेड लिखा है, रिलेटेड लिखा है, ठीक है, वहां तक तो दिक्कत ही नहीं, वहां तक तो पैरेलल इवोल्यूशन लग रहा है, बट डिस्टिंक्ट स्पीशीज बोल रहे हैं, मतलब दूर के स्पीशीज। वन सेकंड, अच्छा 162 वाला सेंड करो एक बार, कहीं पर मिला है तो, अगर वो एक जेन्युइन साइट होगा तो देखते हैं, अगर वहां पे होगा तो बिल्कुल उसको मानेंगे आंसर। हो सकता है कि यहीं पे गलत हो, एल में ही गलत दिया हो सकता है, देखते हैं एक बार, अगर एक होगा वैसा साइट तो। चलो सेंड करो, जो भी मिला है जिसको सेंड करो मुझे, मैं एक बार देखता हूँ। और अल्टीमेटली आपको भी कंसेप्ट जानना है, और होता है एक दो क्वेश्चन जिसमें कि कॉन्ट्रडिक्शन होता है, वो तो नीट में भी होता है, तो आप मुझे सेंड करो। अगर लगता है कि एक जेन्युइन साइट से और वो उसका एक परफेक्ट मतलब निकल रहा है तो फिर इसको चेंज कर दिया जाएगा आंसर को, बट आंसर जो है वो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन दिया हुआ है, ठीक है। वन सेकंड, क्वेश्चन ने सेंड किया है, क्या देखते हैं एक बार, मैं पढ़ के आपको सुनाता हूँ पैरेलल इवोल्यूशन का। पैरेलल इवोल्यूशन इज सिमिलर डेवलपमेंट ऑफ ट्रेट in distinct species that are not closely related but share a similar original trait, okay, in response to similar evolutionary pressure. Similar development of trait in distinct species. 1 minute, और यहाँ पे क्या था अपना, 1 मिनट, डिस्टिंक्ट स्पीसीज बट डिस्टिंक्ट स्पीसीज, चलिए सही है, इसका राइट आंसर फर्स्ट ही होगा, इसका राइट आंसर फर्स्ट ही होगा, ठीक है। मैं भी करेक्शन कर लेता हूँ, 162 है ना, 162 का राइट आंसर टिक कर लेते हैं अपन। क्वेश्चन देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, तो इसीलिए जहाँ पे बहुत ज्यादा कांटे की टक्कर होती है, तो यही सब क्वेश्चंस आपको डिस्कस कराना मेरा मेन काम है, ठीक है। तो चलिए, तो ये हो गया 162 के बारे में, बहुत ही अच्छे। अब ये तुम शायद कभी नहीं बोलोगे, मैं भी इसे नहीं भूलूंगा, ठीक है। तो ये पैरेलल इवोल्यूशन का हो गया, साथ साथ में डेफिनेशन तो मैंने पहले बताया था, लेकिन वो चीज क्लैरिटी रहेगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 163 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 163 पेपर्ड मॉथ के बारे में बताया गया है। 163 जल्दी से, टाइमिंग का ध्यान रखें बिकॉज क्वेश्चन फिर सॉल्व नहीं हो पाते। 163 जल्दी से, चलिए क्या है, जल्दी से 5 सेकंड और 5 सेकंड और, जल्दी से खत्म करो। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार, क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है वो देख लेते हैं एक बार, क्या है बोल रहा है क्वेश्चन कुछ ऐसा, अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्रियल मेलनिज्म फेनोमेनन इन रूरल एरियाज वेयर इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होता, जहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन नॉट अकर्स, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। यानी कि अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है तो मुझे बताओ, पेड़ का वो जो छाल है, वो जो बार्क है, वो लाइट इन कलर होगा या डार्क इन कलर होगा, लाइट इन कलर होगा या डार्क इन कलर होगा, लाइट, ठीक है। चलिए अब कंफ्यूजन जो हमने निकाल लिया, अब देखते हैं ऑप्शंस के अकॉर्डिंग कौन सा करेक्ट है।
एक बात समझ में आ गई कि लाइट वाला सिलेक्ट होगा और डार्क वाला रिजेक्ट होगा, क्योंकि बर्ड्स तो वहां भी होंगी, गांव में भी बर्ड्स तो होंगी, और वो बर्ड्स जो दिखेंगे उनको खाएगा। तो देखेंगे द काउंट ऑफ मेलेनिक मॉथ वाज लो, ठीक है, जो मेलेनिक वाला यानी कि जो ब्लैक कलर का है वो डार्क कलर का है, वो लो हो जाएगा। द काउंट ऑफ व्हाइट पेपर्ड मॉथ इज लो, वो भी हटा दो, ये तो हटा दो। द व्हाइट विंग्ड मॉथ वेयर पिक्ड आउट द प्रेडेटर, क्यों होगा भाई, वो तो कैमोफ्लेज कर रहा है। और लास्ट है द काउंट ऑफ बोथ मॉथ वाज लो, ये तो होगा ही नहीं, तो इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है, 163 का फर्स्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब देखो, ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं वो गलत होते ही हैं हर जगह। देखो आज तुम लोग को लगता होगा ना कि सर वाइब्रेशन में गलत हो जाता है, एक दो क्वेश्चन या कॉन्ट्रडिक्शन हो जाती है कभी कभी ऑफलाइन वाले मोड में, तो हर जगह पे होता है। मैं तुम्हें दिखा देता हूँ ना, प्रूफ दिखा देता हूँ। हर जगह पे होती है, एलन में, आकाश में, हर जगह पे होती है, बिकॉज बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्टिव मतलब थियोरिटिकल सब्जेक्ट होता है जिसमें कि बिल्कुल पॉइंट वन का मतलब कांटे की टक्कर होती है, बिल्कुल वन फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में, कि तुम्हें मतलब थोड़ा सा एक वर्ड जो है ना वो पूरा का पूरा मतलब चेंज कर देगा, तो वो हर जगह पे होती है। और इवन नीट में होता है ना, बाकी तो बात छोड़ो, नीट में होता है, नीट में कितनी बार बी एंड सी, ए एंड डी ऐसा आंसर जाता है, तो ये सब चीजें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 93 नंबर। एन इवोल्यूशनरी प्रोसेस गिव राइज टू 30 सेकंड, जल्दी से। ओवर होगा 30 सेकंड, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोशिश करो कि हाँ हम इस टारगेट को अचीव कर लें। अगर इस लेवल पे जाकर के तुम्हारी पढ़ाई चल रही है तो फिर बहुत अच्छी चल रही है। एन इवोल्यूशनरी प्रोसेस गिविंग राइज टू न्यू स्पीसीज एडेप्टिंग टू न्यू हैबिटेट एंड वे ऑफ लाइफ इज कॉल्ड, जल्दी से बताइए, जल्दी से। चलिए क्या है देखते हैं, क्या है। अगर हम इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप की बात करते हैं, जो कि आपको एक न्यू स्पीसीज फॉर्म करके दे रहा है, एडेप्टिंग टू द न्यू हैबिटेट एंड वे ऑफ लाइफ, यानी कि नए हैबिटेट के लिए वो जो है वो फॉर्म हुआ है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्या ये एडेप्टेशन है? क्या ये इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से एडेप्टिव रेडिएशन है? क्या ये कन्वर्जेंट है? क्या ये माइक्रो इवोल्यूशन है? तो राइट आंसर जो है वो है एडेप्टिव रेडिएशन। एडेप्टेशन जो है वो इवोल्यूशनरी फेनोमेना नहीं होता है। एडेप्टेशन जो होता है वो सडन चेंज होता है, जो कि टेम्पररी बेसिस पे होता है, ठीक है, तुमने अडॉप्ट किया है, ठीक है, तो वो टेम्पररी बेसिस पे होता है। लेकिन एडेप्टिव रेडिएशन मतलब एक कॉमन एंसेस्ट्री से, एक कॉमन ओरिजिन से अलग अलग डायरेक्शन में तुम निकले हो अकॉर्डिंग टू योर जो हैबिटेट कंडीशन है वो। जैसे कि तुमने ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स देखे, कोई पानी में तैरने वाला, कोई हवा में उड़ने वाला, कोई कैसा कैसा बना, ठीक है, तो वो सभी चीजें हैं, तो बोलेंगे एडेप्टिव रेडिएशन इज द राइट आंसर। 94 नंबर, थोड़ा फास्ट करें। 94, 30 सेकंड। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आप जल्दी से खत्म करो, तो मैं, बिकॉज बोलने से कई बार डिस्टर्बेंस होता है। रिलीजियस रिचुअल्स होना चाहिए ना, सिचुअल्स लिखा है, सिचुअल्स का आई थिंक मतलब नहीं होता कुछ, रिचुअल्स होना चाहिए। चलिए कोई नहीं, मतलब तो आपको मिल ही रहा है। सो द 30 सेकंड्स ओवर एंड द राइट आंसर इज निएंडरथल मैन। आपको पता है बरियल ऑफ देयर डेड वंस कौन करते थे? तो भगवान से डरने वाले, दैट इज निएंडरथल मैन, ठीक है। जितना भी बच्चों ने राइट आंसर किया देख लो, अगर आपका राइट है तो आप टिक कर लो और अपने आप को एवरेज बता दो कि आपका भी लेवल किस लेवल पे चल रहा है। अगर आपने बहुत ज्यादा गलत आंसर किए हैं हर बार, तो आपको जरूरत है इस चैप्टर में और ज्यादा ध्यान देने की, और आप उस पर फोकस करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग ह्यूमन फॉसिल? ह्यूमन फॉसिल के लिए कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है? ऑस्ट्रेलोपिथिकस जो है ना वो साउथ अफ्रीका में मिलता था ना, ऑस्ट्रेलिया में नहीं। ऑस्ट्रेलिया में मतलब इसके मिलते थे, लेकिन ये खास करके साउथ ईस्टर्न अफ्रीका और यही सब जगहों पे थोड़ा ज्यादा मिलते थे, तंजानिया वगैरह में ज्यादा मिला था ये। तो दोनों में से किसी को सिलेक्ट करना रहेगा तो साउथ अफ्रीका सिलेक्ट करना, ठीक है। चलिए इनमें से करेक्ट कौन सा है वो देख लो। और तुम्हारे पास अगर नहीं पता चल रहा है कि सर ये वाला ह्यूमन इवोल्यूशन भूल रहा हूँ मैं थोड़ा सा, तो कॉपी ओपन कर सकते हो तुम, उसी बहाने याद होगा आपको। जल्दी से, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग, लेकिन हो रहा है तो मत कॉपी ओपन करना, ठीक है, जल्दी से। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग ह्यूमन फॉसिल, जल्दी से। चलिए तो द राइट आंसर इज, चलो राइट आंसर बताता हूँ उससे पहले आपसे नहीं पूछता हूँ मैं आंसर, ठीक है। मुझे बताइए, कॉपी ओपन कर लो एक बार जल्दी से, कॉपी ओपन कर लो। निएंडरथल मैन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, यानी कि जो फॉसिल था उनका वो ऑब्टेन साउथ अफ्रीका से किया गया था, राइट? ट्रू और फॉल्स? ट्रू और फॉल्स? फॉल्स है, ठीक है, फॉल्स है, ये साउथ अफ्रीका से नहीं किया था, ठीक है। मुझे भी एग्जैक्टली साउथ अफ्रीका वाला, लेकिन ये था क्या बोलते हैं, ऑस्ट्रेलोपिथेकस था। निएंडरथल मैन का इथोपिया था कि क्या था, मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली क्या था। ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया ना, ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया, हाँ। तो वो एनसीईआरटी में एक बार लिखा हुआ है, ठीक है, वो देख लेना। नेक्स्ट है निएंडरथल एंड क्रो मैग्नन
मैन लिव टुगेदर फॉर सम टाइम ऑन अर्थ। देखो अगर मान लो वो लोग आजू बाजू के हैं, मतलब ए और बी हैं, तो वो लोग पक्का कुछ ना कुछ इसके मेंबर जो है वो साथ में रहे होंगे। जैसे एप्स और जो मैमल्स है, इससे कुछ ना कुछ मेंबर आपस में साथ में सिमिलरिटी शो करते हैं, सेम वैसा ही कुछ। अब मुझे बताओ निएंडरथल मैन के बाद कौन आया था? निएंडरथल मैन के बाद कौन आया था इवोल्यूशन में? क्रोमैग्नन। क्रोमैग्नन के बाद कौन आया था? होमो सेपियंस सेपियन। तो अगर बोला जाए कि निएंडरथल के और क्रोमैग्नन के इंसान साथ में कुछ देरी के लिए, कुछ टाइम के लिए अर्थ पे एग्जिस्ट करते थे, तो ट्रू होगा फॉल्स होगा? ट्रू और फॉल्स जल्दी से। ट्रू। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट। फॉसिल ऑफ ऑस्ट्रेलोपिथेकस बता दिया आपको, साउथ अफ्रीका, यहाँ लिखा ऑस्ट्रेलिया, गलत है। फॉर होमो इरेक्टस इवॉल्व बिफोर होमो हैबिलिस। कॉपी देख लो, सीक्वेंस देख लो, गड़बड़ है तो वो गलत है और ऐसे तो सही है। ठीक है, तो आपको पता है ये गलत है, तो द राइट आंसर बता दो सेकंड आंसर। ठीक है, सेकंड ऑप्शन तो ये रहा। चलिए, तो उस पेज को जरूर आप याद किया कीजिए, ठीक है? वो पेज अपने आप में बहुत बड़ा काम है, उसको याद नहीं होता जनरली वो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 113, 113, 113 क्वेश्चन नंबर। और मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस सेंड भी करूंगा, ठीक है, सॉल्व करने के लिए। उसमें से आपको अगर डाउट होगा तो आपको आंसर की भेज दूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 113। क्या है? डायरेक्शनल सिलेक्शन फेवर। क्या है? डायरेक्शनल सिलेक्शन फेवर्स। क्या फेवर करता है? डायरेक्शनल। ठीक है, जल्दी से जल्दी से जल्दी से। 15 सेकंड मोर, 15 सेकंड मोर। ओके, 10 सेकंड रिमेनिंग। जल्दी से जल्दी से जल्दी से। दीक्षिता राइट आंसर, दिव्यांशु रॉन्ग आंसर, रिची, प्रांजल, यशोदीप राइट आंसर, मिस्टी रॉन्ग आंसर, जिया रॉन्ग आंसर, मुबशिरा राइट आंसर, ध्रुवी मेहता राइट आंसर, शिवम, खुशी राइट आंसर, दिव्यांशु रॉन्ग आंसर। बाकी इधर कौन कौन बच्चे हैं? सारा रॉन्ग आंसर, मिस्टी रॉन्ग आंसर, न्यासा राइट आंसर, धैर्य, हार्दी राइट आंसर। कौन सा क्वेश्चन का आंसर करने लगे तुम लोग? मैं 113 की बात कर रहा हूँ, और अगर तुम पहले आंसर देना चाहते हो तो क्वेश्चन नंबर लिख देना एटलीस्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसका इतना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर होगा क्या होगा बता दो? फोर्थ ऑप्शन। ठीक है ना, फोर्थ ऑप्शन। तो 13 और 14, 13 का फर्स्ट और 14 का फोर्थ। डाउट है तो डाउट लिखना, क्लियर है तो क्लियर लिखना। डाउट है किसी को भी तो डाउट लिख देना, क्लियर है तो क्लियर लिखना। किसमें डाउट है? 1 सेकंड। मिस्टी को डाउट 113 में, 113 में क्या डाउट है? बोला गया है डायरेक्शनल सिलेक्शन फेवर। डायरेक्शनल सिलेक्शन जो होता है वो किसको फेवर करता है? तो बोलेंगे कि डायरेक्शन में तुम मुझे बताओ, राइट टू लेफ्ट या ईस्ट टू वेस्ट या नॉर्थ टू साउथ, यही तो होता है, यही होता है ना, है ना? तो वही चीज है यहाँ पे, एक एक्सट्रीम कंडीशन से दूसरे एक्सट्रीम कंडीशन की तरफ बढ़ो और इंटरमीडिएट को पार करते हुए जाओ। ठीक है ना, मतलब तुम एक साइड से दूसरे साइड की तरफ चलते जाओ। उसमें जो इंटरमीडिएट वाला है ना, उसको भी, जैसे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, शॉर्ट नेक, इंटरमीडिएट नेक और लॉन्ग नेक। शॉर्ट से चले थे, इंटरमीडिएट पे रुकना चाहिए था अगर तुम अपने आप को स्टेबलाइजिंग मानते हो तो। अगर नहीं, उसके आगे भी निकल गए, इंटरमीडिएट को भी कुछ नहीं माना, तो क्या हो जाएगा? एक साइड में तुम शिफ्ट करोगे और इसको कहेंगे डायरेक्शनल। क्लियर है? चलिए, तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रांचिंग डिसेंट मींस। बच्चे मैंने बताया था ब्रांचिंग डिसेंट का मतलब। ब्रांचिंग डिसेंट का मतलब समझ लो ऐसा कि दो चीजें होती है। ठीक है, तुमने 10th के में डायग्राम पे देखा होगा, 10th में, कि एक होता है लैडर लाइक। कुछ लोग बोलते थे ना इवोल्यूशन के टाइम पे कि इवोल्यूशन जो है वो लैडर लाइक होता है, मतलब सबसे नीचे में पाइसेस, देन एम्फीबियंस, देन रेप्टाइल्स, देन एप्स, देन मैमल्स, ऐसा कुछ बना है। और डार्विन क्या कहते थे कि नहीं, ये एक पेड़ की तरह है, जैसे कि पेड़ के ब्रांचेस होते हैं ना, वैसा कुछ, यानी कि पाइसेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एप्स और मैमल्स। मतलब एप्स को, एम्फीबियन को फॉर्म होने के लिए पाइसेस को मरना नहीं पड़ेगा। जैसे अगर आप लैडर में जाते हो तो लैडर में अगर आपको आगे वाले स्टेप में पैर रखना है तो पीछे वाले को छोड़ना पड़ता है। मतलब एम्फीबियन पे आए तो पाइसेस खत्म, रेप्टाइल्स में आए तो एम्फीबियन खत्म, एव्स में आए तो रेप्टाइल खत्म। ऐसा लोग बोलते थे कुछ लोग कि उनसे डेवलप होकर क्या है वो खत्म हो गए। तो कहाँ खत्म हुआ? पाइसेस आज भी दिखते हैं हमें। जबकि डार्विन कहते थे नहीं, ब्रांचिंग डिसेंट है, आराम से आपका जो पाइसेस है वो भी फॉर्म हुआ, उससे मिले ये एम्फीबियन, उससे मिले रेप्टाइल, उससे मिले ये। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पीछे वाले खत्म हो जाएंगे। दैट इज क्लियर है? क्लियर है? जल्दी से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 122, 123, 124। जितना जल्दी आंसर कर सकते हो कर लो, हड़बड़ी में गड़बड़ी मत करना। ठीक है, आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं। बस जो भी आंसर करो उसका नंबरिंग जरूर लिख देना। चलिए जल्दी से, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। आप यूज करो और बताओ तीनों का आंसर। बस नंबरिंग लिख देना, ठीक है?
टाइम ओवर हो रहा है, जल्दी से चलिए, जल्दी से। फिफ्टीन सेकेंड रिमेनिंग, जल्दी से खत्म करो। चलिए एक एक करके बताता हूँ। 122 का आंसर होगा सेकंड ऑप्शन। डाउट है, क्लियर है? डाउट है तो डाउट लिखना, क्लियर है तो क्लियर लिख दो। सही बच्चे रिस्पॉन्ड करो, पता चले, मुझे पता चला कि कोई फोन ऑन करके सो नहीं जाता हो क्लास में। जस्ट तुम्हारा रिप्लाई मुझे ज्यादा नहीं मिल रहा है। गर्ल्स तो सही रिप्लाई करती है, तुम लोग थोड़ा लेट कर रहे हो। बाकी ध्रुव बहुत अच्छे रिप्लाई करता है, बहुत जल्दी जल्दी। जस्ट मैं कुछ ज्यादा प्रेजेंस नहीं देख पा रहा हूँ। आज प्रेजेंट ही नहीं है क्या? प्रेजेंट ही नहीं है शायद। यशवदीप, ठीक है। शिवम भी बहुत जल्दी रिप्लाई करता है। सचिन, सचिन रिप्लाई थोड़ा कम कर रहे हो आज। चलो देखो, राइट आंसर क्या है? 122 का जो राइट आंसर है वो होगा सेकंड ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 123 का जो है वो होगा थर्ड ऑप्शन, दैट इज स्टेलोपैथिका 600 होता है सीसी, ठीक है, चेक कर लो। और उसके अलावा 124 जो है उसका आंसर क्या होगा बता दो। तो राइट आंसर इज फर्स्ट ऑप्शन। राइट आंसर इज फर्स्ट ऑप्शन। किसी में डाउट है तो बोलो मुझे एक बार। डाउट है किसी को? जिया क्लियर है? रिची, टू होगा 123 का। होमो हैबिलिस, 1 सेकंड, क्या है? 124 का डी नहीं होगा, 124 का डी एक बार देख लेते हैं क्या बोला है। विच ऑफ द सर, ये सर 2 होगा 123 का। रुको एक मिनट देखने दो, रुको वन एक एक करके सॉल्व करते हैं। 124 का देख लेते हैं। विच वन गिव राइज टू स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, ठीक है, क्या है? अगर हम बात करते हैं स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस की, यानी कि रहने का, अपने जिंदा रहने की लड़ाई अगर तुम कर रहे हो और वो कंडीशन फॉर्म ही हुई है तुम्हारे पास, मतलब स्ट्रगल बनता जा रहा है, बनता जा रहा है, तो क्यों हो रहा है? ठीक है, अब तो मुझे बताओ, पीएमटी में यानी कि जो अपना नीट है उसमें स्ट्रगल है, जेई मेंस में स्ट्रगल है, आईएएस के एग्जाम में स्ट्रगल है। क्यों स्ट्रगल है? क्योंकि जो लोग पढ़ने वाले हैं वो लोग बहुत ज्यादा है और जो नंबर ऑफ सीट है वो बहुत कम है। क्लियर है? आगे बढ़ जाओ, क्लियर हो जाएगा। चलिए इतना हिंट काफी होगा आई थिंक। ब्रज क्लियर है? और डी क्या है? नेचुरल सिलेक्शन एंड एनवायरमेंटल चेंज। नेचुरल सिलेक्शन की वजह से आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, जरूरी नहीं है। इवन नेचुरल सिलेक्शन की वजह से तो जो रेसेसिव वन होते हैं, जो सिलेक्ट नहीं होते, उनको हटा दिया जाता है। जस्ट लाइक कि आपके एग्जाम में 2 एग्जाम हो जाए, प्री और मेंस, और प्री में पहले ही उन बच्चों को हटा दिया जाए जो कि एवरेज परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, और सिर्फ अच्छे बच्चों को वहां से भेजा जाए। तो हम बोलेंगे कि अब नंबर ऑफ सीट ठीक ठाक है और नंबर ऑफ कैंडिडेट भी ठीक ठाक है। तो इस तरीके से आपका 2 स्टेप में होगा वो चीज। चलिए क्वेश्चन नंबर 123 में क्या है? होमो हैबिलिस का सर 650 से 800 होना चाहिए। देख लेते एक बार। अबाउट 2 मिलियन ईयर एगो प्रोबेबली लिव इन ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड। They hunted stone weapons. Their cranial capacity was about something like that. लेकिन ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड में कौन हुआ था? होमो हैबिलिस हुआ था क्या? होमो हैबिलिस था क्या? सीसी तो चलो ठीक है, ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड में। 1 सेकंड। और 2 माया पहले देखो तो कौन है? 2 माया पहले, 2 मिलियन पहले कौन है? हैबिलिस। 1 सेकंड, हैबिलिस है, अस्ट्रेलो है ना। 2 मिलियन पहले देखो तो एक बार। देखो यहाँ पे 3 कैरेक्टरिस्टिक दिए हुए हैं। पहला 2 माया पहले प्रोबेबली कहां मिलते थे? तो ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड में। तीसरा, स्टोन को एज अ वेपन यूज करते थे वो लोग। क्रेनियल कैपेसिटी एक और कंटेंट है जो कि दिया हुआ है तुम्हारे सामने। तो पहले तो जो क्रेनियल कैपेसिटी को फॉलो अप नहीं कर रहा है उसको हटा दो। होमो सेपियन कर रहा है, होमो इरेक्टस भी कर ही रहा है, तो वो भी चलेगा। ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड में तो मुझे लगता है स्ट्रेलोपिथेकस के अलावा कोई नहीं मिलता था। बाकी तो वेपन कंसीडर करे तो थर्ड होगा। सबको कंसीडर करना पड़ेगा, सबको कंसीडर करना पड़ेगा। स्टोन को ये देखो ना, ट्रूमैन ओपन करो जल्दी से, ट्रूमैन ओपन कर लो अगर है तो दिक्कत। बाकी इसका राइट आंसर थर्ड ऑप्शन गया है। बाकी मुझे थर्ड ऑप्शन को यहाँ पे प्लेस करने में कोई दिक्कत नहीं आ रही। मुझे एलिमिनेट करना है होमो हैबिलिस को। क्रेनियल कैपेसिटी से कर नहीं सकते। 2 मिलियन में 2.5 समथिंग का वेपन तो दोनों यूज करते थे। ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड देखो ना, वो शायद दूध का दूध पानी का पानी कर दे। ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड एक बार देखो एक बार, ओरिजिन के पॉइंट ऑफ व्यू से। 1 सेकंड रुको तो मैं देख लेता हूं होमो हैबिलिस का ओरिजिन। ट्रूमैन में देख लो एक बार, ऐड भी कर देना ना। होमो हैबिलिस का ओरिजिन जो था वो था 2.4 से 1.45 मिलियन पहले, ठीक है। कहाँ पे मिलता था भाई साहब? तो तंजानिया में तो मिलता था ये, तंजानिया में मिलता था। उसके अलावा वर्ल्ड में कहीं इसका अस्तित्व नहीं है। तंजानिया में मिलता था ये। और ये सब सहारन, अगर अफ्रीका की बात करेंगे तो सहारा अफ्रीका में मिलता था। जबकि ऑस्ट्रेलोपिथेकस की देखोगे तो साफ साफ लिखा जा रहा है ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड, पूरा का पूरा क्लियर कट। देखो एक बार ओरिजिन ऑफ क्या बोलते हैं ऑस्ट्रेलोपिथेकस में, ठीक है, मिला। ट्रूमैन ओपन किया है, मिला या नहीं? हाँ, तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस ही आंसर जाएगा, ठीक है। चलिए ईस्ट अफ्रीकन, चारों चीज को मैच कर लो।
टेक्स्ट बुक में एनसीईआरटी में क्या है वो एक बार देखना, तो एनसीईआरटी में देख लो, एनसीईआरटी क्लियर कर देगा। उसका तो तंजानिया दिखा रहा है जैसे कि मैं देख रहा हूँ। एलन की नोट्स में पढ़ा था, एलन की नोट्स में पढ़ा था मॉड्यूल में, अस्ट्रेलो है एनसीईआरटी में। हाँ तो बस एनसीईआरटी को फॉलो करो, एनसीईआरटी को फॉलो करो, और कॉपी में भी चेंज करो, कॉपी में भी चेंज करो, चाहे वहां पे लिखो अस्ट्रेलोपिथेकस के सामने में लिखो मोस्ट प्रोबेबली फाउंड इन ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड और ब्रैकेट में एनसीईआरटी ऐड करो। ये होते हैं फाइन क्वेश्चंस, दो ऑप्शंस के बीच में ऐसे कंफ्यूज करना। अब तुम जो सब कुछ है तुम्हारे पास प्रेजेंट, फिर भी तुम टाइम लगा रहे हो, वही सेम चीज है, और ऐसा याद भी नहीं रहता बहुत टाइम के बाद ये सब चीजें, तो इसीलिए। चलिए तो राइट आंसर इज अस्ट्रेलोपिथेकस, ठीक है। चलिए अपना लास्ट क्लास होता तो कम से कम और आधा घंटा लेते हैं, लेकिन नहीं हो पाएगा अभी। तो चलिए आपका इसके बाद और भी क्वेश्चंस है, ऑलमोस्ट और भी 20 क्वेश्चंस के अप्रॉक्स है, तो मैं आपके ग्रुप में सेंड कर दूंगा उसको। और ये चीज देख लो। अच्छा, दो वर्ड ऑर्थोग्नेथस और पैराग्नेथस में आपको कोई दिक्कत है? ऑर्थोग्नेथस और प्रोग्नेथस में, ऑर्थोग्नेथस और प्रोग्नेथस में कोई दिक्कत है? ऑर्थोग्नेथस और प्रोग्नेथस का मतलब बता देता हूँ अगर दिक्कत आएगी तो। अगर मान लो हम लोग ऑर्थोग्नेथस है ना, हम लोग सिंपली ऑर्थोग्नेथस है, मतलब हमारे जो अपर एंड लोअर जो है ना वो बिल्कुल एक सीध में आते हैं, ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं ऑर्थोग्नेथस। लेकिन अगर मान लो मेरा लोअर जॉ किसी का बाहर निकला रहे ना बहुत ज्यादा, जैसे कि चिंपैंजी वगैरह में देखते हो लोअर जॉ, तो उसे कहते हैं प्रोग्नेथस, ठीक है। और अगर इंसानों की बात मतलब कि इवोल्यूशन में जाएंगे तो यहाँ पे तुम्हें मैंने दो डायग्राम में शो कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप देखो तो चिन्ह हमारी तरह है बिल्कुल, ठीक है, ये होमो हैबिलिस है, ठीक है। तो इस तरीके से जो चिन्ह है, जो प्रोग्नेथस और ऑर्थोग्नेथस होते हैं वो दो वर्ड होते हैं, अगर जॉ बहुत ज्यादा आगे बहुत ज्यादा पीछे है तो, ठीक है। प्रो अगेन बोलते रहूं मैं, ऑर्थो का मतलब अपने जैसा, प्रो का मतलब अगर हमारा लोअर जॉ परपेंडिकुलर होगा हमारे अपर जॉ पे, तो यानी कि बाहर निकला होगा तो। क्लियर है? क्लियर है क्या? चलिए तो इतना ही। प्रांजल ने क्या बोला है सर? स्टेबलाइजिंग एज ए कांस्टेंट एनवायरनमेंट डायरेक्शन चेंजिंग एनवायरनमेंट डिस्ट्रक्टिव कैसे होता है? चलिए अभी बता देता हूँ प्रांजल में, तुम्हारा क्वेश्चन बहुत अच्छा है, और आफ्टर द क्लास में बता देता हूँ। अभी ऑलरेडी तुम्हारे पास टाइम 5 मिनट ही बचा मेरे पास भी, तो अभी टाइम नहीं है बिल्कुल समझाने का, तो मैं इसको समझा देता हूँ और अपन इसके बाद डिस्कशन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में भी और भी क्वेश्चंस मिलेंगे, तो उनको नेक्स्ट क्लास में, तो कल तो हम लोग को खैर थ्योरी पढ़ना है, उसके बाद आगे वाले क्लास में। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू एंड बाय बाय।